हेलो बच्चों, 12th क्लास में बेटा आज हम लोग आपके सामने ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बात करेंगे। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये उठेगा कि माइक्रोब्स क्या होते हैं। तो जहाँ तक माइक्रोब्स की बात है तो पहला क्वेश्चन मैं आपको ये लिखूँगा, व्हाट आर माइक्रोब्स। ठीक, पहला क्वेश्चन मेरा क्या हो बेटा, व्हाट आर माइक्रोब्स। अब ये क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन को मुझे अब डिटेल करना है बेटा। तो हम इसे सबसे पहले पूरी कंप्लीट बायोलॉजी में जाना चाहेंगे, तब हम कहेंगे जो बायोलॉजी डील करती है बेटा, बायोलॉजी क्या डील करती है ये आपको पता ही है। बायोलॉजी डील्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये तो हमें मालूम ही है, बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डील करती है। इस बायोलॉजी में बेटा एक पार्ट है जिसे हम प्लांट्स कहते हैं, एक पार्ट है जिन्हें हम एनिमल्स कहते हैं बेटा। ठीक, और एक पार्ट इसका है जिन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं। तो बायोलॉजी में एक्चुअली देखा जाए तो 3 पार्ट हैं। जैसे डाइवर्सिटी वाला चैप्टर जब बायोडाइवर्सिटी हम इकोलॉजी में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर भी इन तीनों को अलग ही कंसीडर किया गया है। अब बेटा प्लांट्स एंड एनिमल, ये दोनों ही ग्रुप माइक्रोस्कोपिक हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन इंक्लूड होंगे। तो नीड के बेसिस पर ये दोनों ऑप्शंस लगने हैं। तो बेटा माइक्रोब्स अपने आप में कैसा कहलाएगा बेटा, माइक्रोस्कोपिक हो गए। माइक्रोस्कोपिक का मतलब हो गया जो केवल किससे देखे जा सकते हैं, माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं, वो सब माइक्रोस्कोपिक हो गए। तो कितने ग्रुप हो गए बेटा, 2, माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। अब एक तीसरा पार्ट होता है बेटा जो कि है तो माइक्रोस्कोपिक। अब माइक्रोस्कोप में कौन इंक्लूड करता है, तो अब जब सवाल होगा माइक्रोस्कोपिक इंक्लूड्स इन किंगडम, किन किंगडम में, यही क्वेश्चन आएगा बेटा, है ना। ये फिर से मैंने कहा ये हमारे बोर्ड लेवल पर भी क्वेश्चन है और ये हमारे नीट लेवल पे है। माइक्रोस्कोपिक यानी कि माइक्रोब्स किन किंगडम में को बिलोंग करते हैं। तो बेटा इसका आंसर आपके सामने होगा और आप लिखोगे किंगडम मोनेरा के जो मेंबर्स हैं ऑल आर माइक्रोस्कोपिक। फिर बेटा एक ऑप्शन और होगा, किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर भी माइक्रोस्कोपिक है। और एक किंगडम और है, जब हम किंगडम फंजाई कहते हैं तो उसमें कुछ मेंबर्स हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जैसे हम लोग ईस्ट कहते हैं सैक्रोमाइसिस। इस प्रकार से माइक्रोस्कोपिक में हम सब ये हो गया। तो क्वेश्चन है कौन से किंगडम हैं जिनमें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन बेटा ये है ओनली, बहुत ध्यान से सुनिएगा, किंगडम ओनली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म किस में इंक्लूड होते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे तब इसमें केवल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म किस में आते हैं, तब बेटा ये ऑप्शन हो जाएगा और होगा मोनेरा और प्रोटिस्टा। तो ये बेटा हमारे ह्यूमन वेलफेयर का जो पहला चैप्टर है, ह्यूमन वेलफेयर्स में माइक्रोब्स का जो रोल है, इस प्रकार से क्वेश्चंस फ्रेम होने हैं जिनमें हम ओनली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म किन किंगडम में बिलोंग करेंगे। तो जवाब होगा मोनेरा और प्रोटिस्टा लगाना है। और किन में माइक्रोस्कोपिक इंक्लूड करते हैं, तो मोनेरा प्रोटिस्टा के साथ फंजाई भी है। बेटा एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर और डिस्कस करें, क्यों हम सब केवल बायोलॉजी डील्स विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनकी मैंने कैटेगरी बना दी है, एक माइक्रोस्कोपिक एक माइक्रोस्कोपिक, और इस चैप्टर में इन माइक्रोस्कोपिक माइक्रोब्स के वेलफेयर जो ह्यूमन वेलफेयर में है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वेलफेयर का मीन्स यहाँ पर बेटा है जो यूज़फुल चीज़ें हैं मेरे लिए। हम 2 तरह के टर्म यूज़ करते हैं, एक कहते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। जब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कहते हैं तो ज़रा इसे देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। मैंने कहा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, है ना। जब क्वेश्चन ये आवे
इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। तब इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में बेटा हम दोनों चीज़ें कंसीडर करते हैं। कौन कौन सी कंसीडर करते हैं हम? यूजफुल टू मैनकाइंड एंड हार्मफुल टू मैनकाइंड, यानी ह्यूमन के लिए यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल दोनों प्रकार के ऑर्गेनिज्म को बेटा हम स्टडी करते हैं। जब भी कभी क्वेश्चन है राइट डाउन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मोनेरा, तो हम मोनेरा में बेटा यूजफुल और हार्मफुल दोनों प्रकार के बैक्टीरिया का उपयोग करेंगे और बताएंगे। जब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, अब इस हार्मफुल में वो प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, ह्यूमन को नुकसान पहुंचाते हैं और तमाम प्रकार के डिजीज कॉज करते हैं। जब यूजफुल है तब ये बेटा वेलफेयर के लिए हो जाएगा। तो इस चैप्टर में बेटा हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इन यूजफुल के लिए सारी चीज़ें स्टडी करने जा रहे हैं। क्लियर है बेटा? ओके बेटा, तो ये मेरा छोटा सा पार्ट कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन बेटा और छोटा सा मेंशन करेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन है गीजर से क्या है? गीजर का मीन्स होता है द हैबिटेट वेयर टेम्परेचर इज एक्सीड मोर देन 70 एंड 80 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि हम बात करने जा रहे हैं ऐसा हैबिटेट जहाँ टेम्परेचर जो होता है वो कैसा होगा, जहाँ पर टेम्परेचर बेटा एक्सीड कर जाए 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वो एरिया गीजर के नाम से जाना जाता है। और माइक्रोब्स बेटा यहाँ पर रहते हैं, माइक्रोब्स लिव्स, यहाँ पर माइक्रोब्स रहते हैं। यहाँ पर एक शब्द ये भी आ जाता है हाइड्रोथर्मल वेंट्स बेटा, हाइड्रोथर्मल वेंट्स करके क्वेश्चन आएगा। हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये समुद्र में बेटा, समुद्र में तमाम सी चट्टानों की प्लेट्स होती हैं, वहाँ पर फिशर्स मीन्स दरारें होती हैं, और उस समुद्र के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत बार 100 और 100 से ऊपर होता है। वहाँ एरिया को हम लोग हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं, यानी यहाँ पर डीप ओशियनिक वेंट्स भी कहा जाता है। बहुत अधिक टेम्परेचर होता है। सेकेंड नंबर में हम सब कह सकते हैं जिसे थर्मल स्प्रिंग कहते हैं, थर्मल स्प्रिंग कहते हैं। इस प्रकार से बेटा यहाँ पर भी जहाँ सल्फर कंटेनिंग एरिया है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। वॉल्केनिक एरिया जो होती है, वॉल्केनिक एरिया कहते हैं, वॉल्केनिक वर्ड यूज़ करते हैं। वॉल्केनिक यानी जहाँ पर ज्वालामुखी फटते हैं वहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है। इस प्रकार से इस तरह से हम कुछ डिफाइन कर सकते हैं और बता सकते हैं। एक क्वेश्चन छोटा सा और आ जाता है बेटा इसी पेज पर, यानी माइक्रोब्स वाले चैप्टर में फर्स्ट पेज पर थोड़ा सा ट्रीट नीट के बेसिस पर भी, वैसे भी हम जब माइक्रोब्स की बात करते हैं तो माइक्रोब्स केवल लिविंग ही नहीं होते हैं, बल्कि लिविंग और नॉन लिविंग कनेक्टिंग लिंक भी होते हैं। और तब वहाँ पर हम सब बात और करते हैं, और हम माइक्रोब्स में वायरसेस यूज़ करते हैं, प्लस वायरॉइड्स होते हैं, प्लस बेटा प्रियॉन्स होते हैं। इनका डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर यानी कि फर्स्ट बुक की सेकेंड चैप्टर 11th की फर्स्ट बुक के सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में स्टडी करते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बात हम बताते चलते हैं कि वायरसेस जो होते हैं ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, जिनमें कि प्रोटीन की कवरिंग के अंदर न्यूक्लिक एसिड, आरएनए या डीएनए प्रेजेंट होता है। आरएनए या डीएनए होता है, दोनों नहीं। वायरॉइड्स जो होते हैं ये केवल आरएनए के पार्टिकल्स होते हैं, और प्रियॉन्स जो होते हैं ये केवल प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं। इस प्रकार से इस पेज पे छोटा सा पॉइंट यह भी मेंशन किया गया है, और ये आप एज ए क्वेश्चंस लिखिए कि माइक्रोब्स में ये एग्जाम्पल भी हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ।
अब अगला क्वेश्चन कि माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर में किस किस ब्रांच में यूज होते हैं उसको बताते हैं। तो बेटा माइक्रोब्स का जो रोल है, रोल ऑफ माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर में कहाँ कहाँ पर है, तो पहला पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे रोल ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट का मतलब हो गया घर में उपयोग आने वाली चीज़ें, उनमें माइक्रोब्स का रोल। दूसरे नंबर पर बेटा इंडस्ट्रियल यूज, इंडस्ट्रियल माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा ऐसे प्रोडक्ट जिनका उपयोग इंडस्ट्री लगा करके हम ह्यूमन तक पहुंचाते हैं। इनमें एंटीबायोटिक्स भी हैं, एंजाइम्स भी हैं और बेवरेजेस में आपकी वाइन भी आ जाती है। तीसरे नंबर पे बेटा माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब्स सीवेज ट्रीटमेंट में इसको डिटेल से बेटा स्टडी करेंगे। चौथे नंबर में है माइक्रोब्स सीवेज ट्रीटमेंट के बाद फोर्थ नंबर में है माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। तो माइक्रोब्स का यूज बेटा एक प्रकार से बायोगैस प्रोडक्शन में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बेटा माइक्रोब्स का उपयोग बहुत जगह पर कहाँ किया जाता है, एक बायोटिक एजेंट कह सकते हैं हम लोग, बायोटिक एजेंट की तरह यूज़ करते हैं माइक्रोब्स को तमाम से डिजीज़ को कंट्रोल करने में। और फिर एक होता है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। यानी ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर माइक्रोब्स का यूज़ हम लोग बताते हैं। अब हम नीट की बात करते हैं। नीट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बेटा बायो फर्टिलाइजर्स और बायोटिक एजेंट पर आए हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन दोनों हेडिंग पर आए हैं। बाकी तो मैचिंग टाइप में हर जगह से क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। यानी कि 6 आर्टिकल हैं, इन 2 आर्टिकल में 50% से ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, 60% तक, और 40% क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। इतना रेशियो बन जाता है। अब बेटा क्वेश्चन कहते हैं, पहला पॉइंट पढ़ेंगे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। माइक्रोब्स का उपयोग घर में उपयोग होने वाली चीज़ों में कहाँ कहाँ पर कैसे होता है, ये 5-6 चीज़ें हैं जिसमें सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे कर्ड मेकिंग में बेटा। कर्ड मेकिंग मतलब हो गया दही बनाने में, यानी जिसे आप कर्डलिंग कहते हैं। प्रोसेस को बेटा हम लोग कर्डलिंग कहते हैं। तो दही बनाने में माइक्रोब्स किस प्रकार से यूज़ होता है, कर्डलिंग में माइक्रोब्स किस प्रकार से यूज़ होता है, इसको हम सबको देखना होगा। थोड़ा कर्डलिंग की प्रोसेस कैसे होती पूरी, इसको ज़रा देखो। तो सबसे पहले आप क्या लेते हो बेटा, मिल्क में हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, स्टार्टर को बेटा क्या कहते हैं, इनाकुलम कहा जाता है। स्टार्टर होता क्या है बेटा, यहाँ पर जो स्टार्टर होता है वो बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है बेटा, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। इस बैक्टीरिया को बेटा और क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं। यानी
LAB कहते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, मिल्क के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, मेजर कंपोनेंट्स मिल्क में क्या होते हैं। तो कंपोनेंट में वाटर तो रहता ही रहता है, मिनरल्स होते ही होते हैं, लेकिन हमें जो इनकी ज़रूरत है बेटा वो यहाँ पर क्या चीज़ हैं, प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट की जब बात करेंगे तब वो कार्बोहाइड्रेट होता है लैक्टोज कहते हैं बेटा, और उसके बाद फैट होता है यानी लिपिड, ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यहाँ पर जो प्रोटीन होता है बेटा, यहाँ मैं मिल्क में लिखूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा बेटा क्या होता है, यहाँ पर बेटा प्रोटीन पार्शली क्या हो जाता है, यहाँ पर कहते हैं पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है, कि ये शब्द बोला जाता है। दूसरा चीज़ आ जाता है प्रोटीन कोगुलेट हो जाता है, ये शब्द कहा जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस में प्रोटीन कोगुलेट हो जाता है, जम जाता है, और वाटरी पॉइंट वाटर कंपोनेंट होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। करेक्ट। इसमें बेटा एक बात और है, विटामिन B12 एज न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है। विटामिन B12 है तो शायद आपके यहाँ हो जाए साइनो कोबैलामाइन कहते हैं। कोबाल्ट रिच रहता है विटामिन B12, साइनो कोबैलामाइन कहते हैं। और बेटा विटामिन B2 की कमी से क्या हो जाती है, इसकी कमी से परनीशियस एनीमिया हो जाता है। यानी कि ऑलमोस्ट जो सुपरफिशियल क्वेश्चन है वो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक बेटा, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है, प्रोटीन पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की प्रेजेंस में डाइजेस्ट हो जाता है। हम यहाँ पर बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, दूध दही में बदल जाता है, इसी को हम कर्डलिंग कहते हैं। और जो मिल्क है जब हमें यहाँ पर मिलता है तब वो थोड़ा सा कैसा होता, थिक हो चुका होता है। इसी थिक पार्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, दही कहते हैं। हम लोग इसी को कर्ड कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं बेटा, कर्ड कहते हैं। ये जो कर्डलिंग है बहुत स्पेसिफिक भी हो जाती है। इसी कर्डलिंग, ये तो कर्डलिंग, हाँ, इस पर विशेष चीज़ और क्या देनी होती है, व्हाट फैक्टर्स रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द कर्डलिंग। नंबर वन चाहिए सुटेबल रूम टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कौन सा फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुटेबल रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर दही जमने के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसीलिए बेटा सर्दियों में जब टेम्परेचर 20 से कम होता है तो दही देर से जमता है, और गर्मियों में दही अपेक्षाकृत जल्दी जम जाता है। ये सुटेबल टेम्परेचर का होना वहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है, ये प्राइमरी फैक्टर। स्टार्टर का डालना उसमें ज़रूरी होता है। इनाकुलम का मतलब होता है कि हम इस दही में बाहर से थोड़ा सा दही और डाल देते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है जब आपके घर में दही नहीं होता है तो माँ क्या कहती है, पड़ोस में आंटी के यहाँ से ले आओ। अगर आपके संबंध अच्छे नहीं हैं तो फिर आपको दुकान से लाना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पड़ोसियों से संबंध अच्छे हैं तो पड़ोसियों के यहाँ दही की थोड़ी सी मात्रा मिल जाती है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। इस दही को हम लोग घर में जामन के रूप से कहते हैं। जामन मतलब भाषा, हिंदी भाषा है बेटा, जमना, दही का जमना, तो हम लोग जामन कह देते हैं। अंग्रेजी में स्टार्टर और बायोलॉजी में इनोकुलम की तरह जानते हैं, जिसमें बैक्टीरिया का, इस दही में बैक्टीरिया का एक बहुत बड़ा समूह होता है जो एक सुटेबल टेम्परेचर पर इसको इसमें बदलने का काम करती है। तो ये बेटा हुई हमारी पहला पार्ट, कर्ड मेकिंग में। अब मैं थोड़ा सा दूध के प्रोडक्ट में थोड़ी सी बात और बता दूँ। अगर हम यहाँ पर कर्डलिंग के साथ साथ हम इसमें एंजाइम यूज़ कर सकते हैं, लेमन यूज़ कर सकते हैं, एसिड यूज़ कर सकते हैं। लेमन यूज़ करने पर बेटा तुरंत फट जाता है। अब उसकी दो प्रक्रिया होती है, हमने वहाँ एंजाइम यूज़ किया है या लेमन यूज़ किया। दो बात ध्यान से सुनिएगा। अगर अब ये मैंने लिखूँगा नहीं बोर्ड पर, ये एक्स्ट्रा है।
अगर हमने गर्म दूध में लेमन यूज़ किया है, यानी एसिड यूज़ किया बेटा, तो दूध फट जाएगा। फिर उसे कपड़े में बांध कर छान देंगे, वो बेटा छेना कहलाएगा। लेकिन अगर इसे एंजाइमेटिक प्रोसेस के थ्रू दिया गया है और उसे कपड़े में टाइटली बांध दिया गया है, टाइटली बांध देते हैं, तो बेटा वो पनीर कहलाता है। वो पनीर फ्रेश पनीर होता है जिसको हम लोग सब्जी में खाते हैं। लेकिन पनीर यानी कि चीज़ बहुत पुराना प्रोडक्ट है। एक राइपेंड पनीर है जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यानी दो प्रकार के पनीर हो गए, एक फ्रेश पनीर होता है, एक राइपेंड पनीर होता है। एक फ्रेश चीज़ होती है, एक राइपेंड चीज़ होती है। यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया बेटा कर्डलिंग। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट बेटा हम लोग बताएंगे माइक्रोब्स हाउस होल्ड प्रोडक्ट में बेटा डोसा एंड इडली। छोटा सा पॉइंट है, ज़्यादा लंबा नहीं है। डोसा और इडली में हम लोग सबस्ट्रेट क्या यूज़ करते हैं? हम लोग दाल यूज़ करते हैं, चावल यूज़ करते हैं। चावल और दाल में अगर हम भिगो कर उसके बाद हम उसे पीस कर उसमें अगर हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज़ करते हैं तो वहाँ भी वही फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है और वो जो चावल होती है, वो दाल होती है, वो किस चीज़ में बदल जाती है, वो पफ़ी हो जाती, पफ़ीनेस आ जाती है, स्पंजीनेस हो जाता है CO2 के कारण। और फिर इस प्रकार से उस सॉलिड पार्ट जिसे डफ कहते हैं, यानी कि हम यहाँ पर हम प्रोडक्ट लें, यहाँ पर सबस्ट्रेट लें, तो मैं कहूँगा कि मैंने क्या लिया है, चावल बेटा ले लिया है, उसे डफ कह देते हैं हम लोग। उसमें वही बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर इथेनॉल बनता है बेटा, जो इथेनॉल बनता है वो इवोपरेट हो जाता है, जो CO2 बनती है उसे पफिंग आ जाती है, यानी कि स्पंजिंग आ जाती है, स्पंजिंग आ जाती है यानी पफिंग आ जाती है। ये इवोपरेट हो जाता है और इसके कारण स्पंजिंग आ जाती है। इससे हम लोग इडली या डोसा बनाने में यूज़ करते हैं। थर्ड प्रोडक्ट बताएंगे बेटा ब्रेड मेकिंग में। चलो नंबर 3 डिस्कस करेंगे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में ब्रेड मेकिंग। जब ब्रेड मेकिंग कहेंगे तो इसको कहा जाता है बेकिंग कहते हैं, बेकिंग कहते हैं। बेकिंग में भी हम क्या लेते हैं, आटा लेते हैं बेटा, क्या लेते हैं, आटा लेते हैं। और गूँथे हुए आटा को क्या कहा जाता है, डफ कहते हैं। इस आटे में क्या यूज़ करते हैं, ईस्ट का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन ये पूछाता हो ईस्ट कौन सा होता है, तो ईस्ट का नाम होता है सैक्रोमाइसिस सेरीवेसी। सैक्रोमाइसिस सेरीवेसी को बेकिंग ईस्ट भी कहा जाता है। यहाँ भी बेटा इथेनॉल बनता है प्लस बेटा CO2 बनती है, CO2 के कारण पफिंग हो जाती है और स्पंजिंग हो जाती है और इथेनॉल इवोपरेट हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग ब्रेड मेकिंग में यानी बेकरिंग में बेकिंग कहते हैं, बेकिंग इंडस्ट्री कहते हैं, बेकर्स ईस्ट कहते हैं। ईस्ट को बेकर्स ईस्ट कहते हैं, इंडस्ट्री को बेकिंग ईस्ट बेकिंग कहा जाता है। ये नंबर 3। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कर्ड की बात है, डोसा की बात है, ब्रेड। नंबर 4 पे हम चले जाते हैं बेटा। नंबर 4 पे चलें ताड़ी। अब ताड़ी एक बेवरेजेज है, ताड़ी एक बेटा पेय पदार्थ है। क्या चीज़ है, ताड़ी एक पेय पदार्थ है, एक बेवरेजेज है। ताड़ी क्या है बेटा, एक पेय पदार्थ है, एक बेवरेज है। इस ताड़ी को बनाने में किसका यूज़ किया जाता है, यहाँ भी फर्मेंटेशन होता है बैक्टीरिया के द्वारा। यहाँ जो फर्मेंटेशन है बेटा रिएक्शन यही होती है, इन अंतर केवल कितना होता है, यहाँ पर जो सबस्ट्रेट होता है वो शुगर रिच लिक्विड होता है। अब क्यों ताड़ी की बात करते हैं तो किस प्रकार पाम मिलती है, पाम प्लांट से मिलती बेटा। पाम प्लांट से हमें शुगर रिच लिक्विड मिलता है, उसमें फर्मेंटेशन होता है, उसमें C2H5OH इथेनॉल बनता है प्लस CO2 बनती है। यहाँ CO2 को इवोपरेट करा देते हैं और इथेनॉल यूज़ करते हैं एज ए पेय पदार्थ, यानी कि नशीले पदार्थ में यूज़ करते हैं। यहाँ पर है ताड़ी।
तो ताड़ी की बात बेटा शुगर रिच लिक्विड पाम प्लांट से रिलीज करते हैं, ताड़ प्लांट इसे कहते हैं। इस प्रकार यहाँ पर किसकी उपयोगिता है, इन दोनों में रिएक्शन बेटा सेम होती है। इन यहाँ पर इथेनॉल का यूज़ होता है, CO2 इवेपोरेट होती है, इसमें CO2 का यूज़ होता है पफिंग के लिए और यहाँ पर इथेनॉल इवेपोरेट हो जाता है। तो इस प्रकार से कर्ड, डोसा, ब्रेड और ताड़ी 4 प्रोडक्ट हमने हाउस होल्ड प्रोडक्ट के बताए। 2 प्रोडक्ट और हो जाते हैं जिसमें एक कहते हैं कि कई जगह पर नॉर्दर्न ईस्टर्न एरिया में बहुत से जगहों पर यूज़ किए जाते हैं, बैम्बू के प्लांट यूज़ किए जाते हैं, उनके फर्मेंटेशन से फूड बनता है बेटा, ठीक है ना। इस प्रकार से नेक्स्ट नंबर में हम लोग पढ़ेंगे बेटा 5वें नंबर पर जो हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उसमें फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंट सोयाबीन, फर्मेंट फिश, इवन फर्मेंट बैम्बू, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इनके फर्मेंटेशन के बाद भी हम लोग बहुत से फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, यानी यहाँ भी हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। और नंबर 6 हाउस होल्ड प्रोडक्ट का है जो, उसे हम लोग क्या नाम देंगे बेटा, चीज़। अब चीज़ 2 है बेटा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, एक चीज़ कैसा होता है, फ्रेश चीज़ है बेटा, और दूसरा कैसा चीज़ है, राइपेंड चीज़। एक फ्रेश चीज़ है बेटा, दूसरा राइपेंड चीज़ है। फ्रेश चीज़ को मैंने जैसे कहा था कि दूध को गरमाते हैं, उसमें कुछ रैमेट्स डालते हैं, रैमेट्स का मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ एंजाइम्स डालते हैं, फिर उसके बाद वो फट जाता है। फटने के बाद उस फटे दूध को कपड़े में बांध करके प्रेस कर देते हैं, उसका पानी वाला भाग छन जाता है, बचा हुआ भाग टाइट हो जाता है, सॉलिड रहता है, उसको हम लोग फ्रेश चीज़ कहते हैं, जिसका उपयोग हम लोग अपने घर में सब्जी के बनाने में और तरह तरह के पकवान बनाने में उपयोग करते हैं। लेकिन जो राइपेंड चीज़ होता है जिसका फ्लेवर, जिसका टेक्सचर डिफरेंट माइक्रोब्स पर डिपेंड करता है, और ये माइक्रोब्स उस चीज़ को 3 महीने से लेकर 3 वीक हो, आप 3 वीक्स 3 सप्ताह से लेकर 1 या 2 वर्ष तक रखा रहता है, तब उसमें अलग प्रकार का टेक्सचर, अलग प्रकार का फ्लेवर आता है। ये डिपेंड करता है वहाँ पर माइक्रोब्स का कौन सा प्रकार है जो यूज़ किया गया है। यानी फ्रेश चीज़ में जब हम डिफरेंट माइक्रोब्स यूज़ करते हैं तो 3 सप्ताह से 1 वर्ष या 2 वर्ष में ग्रेजुअली धीरे धीरे चीज़ का फर्मेंटेशन होता है और फिर वो राइप कर जाता है, उसे राइपेंड चीज़ कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है बेटा जिसे स्विस चीज़ कहते हैं। स्विस चीज़ को बेटा आइस चीज़ भी कहते हैं। इस चीज़ में होल हो जाते हैं CO2 के कारण। कौन करता है इस चीज़ को बनाने वाले, कौन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं बेटा, प्रोपियोनियोबैक्टीरियम शार्मनी। क्या नाम है बेटा, प्रोपियोनियोबैक्टीरियम शार्मनी। ये चीज़, तो इसे बेटा स्विस चीज़ कहते हैं। इसमें लार्ज होल होते हैं चीज़ में, करेक्ट। दूसरा चीज़ यहाँ पर बेटा है रॉकफोर्टी चीज़। रॉकफोर्टी चीज़ किससे बनता है बेटा, तो आंसर लिखूंगा मैं, फंजाई से बनता है। ठीक है, किससे बनता है बेटा, फंजाई। कौन सा फंजाई है, उसका नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। पेनिसिलियम रॉकफोर्टी फंजाई है। इस फंजाई के कारण इसका टेक्सचर अलग है, इसका टेक्सचर अलग। जैसे कहते नहीं हम लोग चीज़ यूज़ करते हैं मोज़रेला चीज़,
मोज़रेला चीज़ अगर आपने कभी खाया है पिज़्ज़ा में, तो इसे आप डालते हैं ऐसे करके, उसमें खिंचाव जो आता है, फ्लेवर जो उसका हमें दिखाई देता है, टेस्ट जो दिखाई देता है, वो बेटा राइपेंड चीज़ होता है। ठीक इस प्रकार से वो चीज़ फ्लेवर के बेसिस पर, टेक्सचर के बेसिस पर अलग अलग तरह से फूड के रूप में यूज़ किया जाता है। तो बेटा आज मैंने आपको माइक्रोसिन हाउस होल्ड प्रोडक्ट बताया, और इस प्रकार से हम यहाँ पर बेटा कितनी चीज़ें पढ़ेंगे, हम यहाँ पर आपको इतनी बातें बताएंगे। आज मैंने जो डिस्कस किया है, आज की क्लास में जो मैंने आपको बताया है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट के बारे में बताया है। हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। हाँ, इस चैनल को लगातार हमारे वीडियो लेक्चर्स आपके पास पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप इसे वॉच कर रहे हैं। आप इन वीडियो को वॉच करिए, इन वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक दोस्त, दो दोस्त, तीन दोस्त, फ्रेंड के साथ जितना मैक्सिमम हो शेयर कीजिए। बेल आइकॉन की बटन दबाइए, नोटिफिकेशन प्राप्त करिए, और जितनी भी चीज़ें हमारे इंस्टीट्यूट से रिलीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें आप तक पहुँचे, इसलिए आप शेयर करते रहिए, बेल आइकन दबाते रहिए, नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहिए। बेल आइकन दबाते रहिए, नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहिए। ओके, थैंक यू। ठीक है।